37 राघव कोमा से बाहर। अब आगे वही एक आदमी जो कि टॉम फोर्ड ब्रांड के कपड़े पहनकर वही लावण्या के कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर लाल आंखों से ही लावण्या को घूरे जा रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कृष था, जो कि राघव के निर्दोष मुक्ता होने के बाद गुस्से से निकाल गया था। राघव के एक्सीडेंट के बाद कृष अपने ही एक क्लब में मजे कर रहा था, राघव के मौत का सोचकर। लेकिन कल रात ही उसको न्यूज़ से पता चला था कि राघव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, जिसे सुन आज सुबह कृष कपूर मैंशन गया था लावण्या को देखने के लिए, जहां जाकर उसे लावण्या 2 दिन से हॉस्पिटल में ही है इसके बारे पता चला। कृष लावण्या को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल काशी में आया था। लेकिन अपने समाने का नज़ारा देख उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो इस बात को सुन अच्छा महसूस करने लगा कि राघव कोमा में चला गया है, जिसे वजह वो कुछ सोचकर किसी को बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, जिसे बात से सब अनजान थे। वही कृष जाते हुए मन ही मन कहता है, वो मेरी जान लावण्या, और कुछ दिन सिर्फ एक बार राघव को मैं मर दूं, उसके बाद तुमको मेरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सिर्फ कुछ और दिन राघव इस हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। इतना कह कृष अपने लंबोर्गिनी में बैठ निकल जाता है। हॉस्पिटल में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ना ही लावण्या अपनी जगह से उठी थी और ना ही सुधा जी, जिसे देख दोनों बाप बेटों को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही कपूर मैंशन से आया हुआ खाना अर्जुन, जिया और किरण ने तो खा लिया था, लेकिन उन चारों माँ, बेटी, पापा और बेटे का बच गया था, जिसे वीर ने वही बाहर जाकर सड़कों पर बैठने वाले बच्चों को दे दिया। ऐसे ही करके रात भी निकाल गई, लेकिन राघव में कोई भी प्रोग्रेस नहीं था। रात में समीर जी ने अपनी कसम देकर तो सुधा जी को कुछ खिलाकर सुला दिया था, लेकिन लावण्या ने ना ही किसी की बात सुनी कर ना ही अपने जगह से उठी थी। जज इसे देख समीर जी अपनी पत्नी के लिए तो उनके साथ वही हॉस्पिटल में एक प्राइवेट वार्ड रूम में चले गए, लेकिन वीर वही अपनी बहन के साथ रुका रहा, लेकिन उसने भी सिवाय पानी पीने के कुछ भी नहीं खाया था। वही अर्जुन ने जिया और किरण को सोने के लिए भेज दिया था उनके रूम में, और खुद वीर के पास जा जिसे राघव का एक्सीडेंट किया था उसके बारे में पता लगने लगा था। ऐसे ही रात से सुबह हो गई। डॉक्टर राघव को चेक करने के लिए आए थे, जिस वजह सारी कपूर फैमिली और जिया और अर्जुन वार्ड रूम के बाहर खड़े थे डॉक्टर के कुछ बोलने के इंतजार में। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर रिपोर्ट आने के बाद प्रोग्रेस के बारे में बताने को कह देते हैं, जिसे सुन बाकी सब निराश होकर अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। जहां अर्जुन, जिया, किरण, समीर जी राघव के वार्ड के बाहर थे, तो लावण्या के पास सुधा जी और वीर आकर बैठ गए थे। ऐसे ही सुबह से दोपहर के 2 बजे बज जाते हैं, तब डॉक्टर दास अर्जुन और वीर को अपने केबिन में बुलाते हैं, जिसे वह दोनों भी डॉक्टर दास के केबिन की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर दास के केबिन में अर्जुन और वीर डॉक्टर दास के सामने बैठे थे। वही डॉक्टर दास अपने हाथ में रिपोर्ट को पकड़कर देख रहे थे। ऐसे ही कुछ और वक्त देखने के बाद डॉक्टर दास दोनों की तरफ देख कहते हैं कि राघव की कंडीशन दिन भर दिन खराब होती जा रही है। राघव की बॉडी हमारे दिए हुए मेडिसिन को कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। उनकी हार्ट रेट तो घंटे के साथ कम होते जा रहे हैं। राघव का अब कोमा से बाहर आना तो मुश्किल ही है, लेकिन उनका जिंदा बचना भी आप सिर्फ उनके और ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर की बात सुन अर्जुन अपनी गुस्से के साथ रोकदार आवाज करके डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर दास, मैं इस हॉस्पिटल को डोनेशन फ्री में इसलिए नहीं देता कि आप मेरे रिश्तेदारों को ऐसे ही मौत के मुंह पर छोड़ दो। अगर आप मेरे भाई को बचा नहीं पाए तो ये हॉस्पिटल भी इस दिल्ली से शर से ही गायब हो जाएगा। ये बात अब अच्छे से याद कर लो। अर्जुन की बात सुन डॉक्टर दास पहले तो डर जाते हैं, लेकिन बाद में खुद को शांत करने के साथ कहते हैं, मिस्टर अर्जुन, अगर पेशेंट ही जीना नहीं चाहता हो तो हम भी क्या कर सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर गिलास से पानी पीने लगता है। वही वीर डॉक्टर की बात सुन कहता है, डॉक्टर दास, मेरे भाई जरूर कोमा से बाहर आएगा। उसे आना ही होगा, अपने लिए ना सही लेकिन लावण्या और उसके माँ बाप के लिए। उसको कोमा से बाहर आना ही होगा, उसको जीना ही होगा। इतना कहने के साथ वीर अपनी जगह से उठ केबिन से बाहर निकाल जाता है। वही वीर की बात सुन और उसको ऐसे जाता देख डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जुन ने वीर की आंखों में वो वजह देखी थी जो राघव के जीने की वजह बन सकती है, जिसे देख अर्जुन डॉक्टर को कुछ बातें कहकर वीर के पीछे जाने लगता है। वही मोडेर क्लब में एक प्राइवेट रूम में के अंदर से एक लड़का और लड़की की सिसकियां भरने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे ही कुछ 1 घंटे बाद रूम के अंदर दोनों लड़का और लड़की बिना कपड़ों के एक द्वारे के ऊपर सो रहे थे। तभी वो लड़की उस लड़के के मैंने पार्ट पर, जो कि अभी सोया था, हाथ फिराते हुए कहती है, कृष बेबी, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सगाई हो रही थी किसी लड़की के साथ, लेकिन उस लड़की ने तो तुम्हें छोड़कर अपने किसी लवर के पास चली गई। उस लड़की को राघव और लावण्या के बारे में मालूम था, लेकिन सिर्फ कृष के मन में लावण्या के लिए नफरत पैदा करने के लिए ये सारी बातें कर रही थी।
वही क्रिश जो कि कल हॉस्पिटल से सीधे इसी क्लब में आया था। वही अपना गुस्सा शांत करने के लिए कल रात से ए लड़की के साथ था। उस लड़की की बात सुन क्रिश उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाकर कहता है, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गई। लावण्या सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगी। वही वो लड़की क्रिश की बात सुन आगे कहती है, लेकिन वो लावण्या तो अपने उस नाकारा पति से प्यार करती है ना, फिर वो क्यों अब तुम्हारे पास क्यों आएगी? मैं तो कहती हूँ भूल जाओ उसे और मुझे अपना बना लो हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस लड़की की बात सुन क्रिश अपना दांत दबाते हुए कहता है, नहीं नहीं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, देख लेना तुम किस तरफ मैं उसे अपने पास लेकर आता हूँ और अपन बनता हूँ। इतना कहने के साथ क्रिश उस लड़की का हाथ छोड़ उसके ऊपर आ एक हाथ से उसके उभारों को दबाता है और दूसरा हाथ से उसके मुंह को दबाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे अपन बनाने का, तो सुनो, तुम सिर्फ मेरी रखेल हो और लावण्या मेरी जान। इतना कहने के साथ क्रिश फिर से अपने मेन पार्ट को पकड़कर, जो कि अभी लड़की के संभालने से हार्ड हो गया था, उसे पकड़कर एक ही झटके के साथ लड़की के अंदर समा जाता है, जिस वजह से उस लड़की की एक जोरदार चीख निकाल जाती है। इसी तरह से क्रिश उस लड़की पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। वही क्रिश के उस गुस्से की वजह से लड़की दर्द से बिलक बिलक कर रोने लगी थी, क्योंकि इस बार क्रिश बहुत ही हार्ड जोर झटके देने के साथ इंटीमेट हो रहा था। वही दूसरी ओर राघव के वार्ड में वीर राघव के साइड पर एक कुर्सी पर बैठ राघव से बातें कर रहा था। वीर राघव को अपने भरे हुए गले के साथ और नाम आंखों से कहता है कि राघव, मुझे मालूम है आज तक तुमने बहुत दर्द मिला है। तुमको लावण्या माँ से प्यार की जगह सिर्फ नफरत मिली है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, माँ और लावण्या तुमसे प्यार करती है। लावण्या को अब अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा है। वो तो तुम्हारे होश में ना की वजह से बिना कुछ खाए पिए भगवान के सामने बैठी है। जल लड़की कभी भी किसी भगवान के सामने झुकी नहीं, वो आज तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही वह रिका में पेट बैठी ही। वो सिर्फ तुम्हारा होश में आने की राह देख रही है। उसके लिए तो तुम्हें जीना होगा, तुमको कोमा से बाहर आना होगा। इतना कहने के साथ वीर उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन राघव का कोई भी रिएक्शन ना देते देख वीर उदास हो जाता है। वीर फिर राघव को लावण्या को लेकर बातें करने लगता है। वही बार बार यह भी कह रहा था कि राघव, तुमको लावण्या के लिए आना ही होगा, लावण्या के लिए आना ही होगा। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। वीर राघव के साथ उसी के रूम में राघव से बातें कर रहा था, लेकिन राघव अभी भी शांत सोया हुआ था। फिर आखिरकार हार मानकर वह से उठने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आ जाता है, जो उसे उठने से रोक देता है, जिस वजह से वीर पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखने लगता है जिसने उसे उठने से रोका था। वीर अपने पीछे एक लड़की को देख कहता है, जिया तुम यहाँ? वही जिया जिसे अर्जुन ने राघव से बातें करने के लिए भेजा था। काफी देर से वीर की बातें सुन रही थी, जिसे वजह से उसके चेहरे पर दुख और खुशी दोनों के मिले जुले भाव थे। जिया वीर की बातें सुन ही रही थी कि वीर को ऐसे उदास होकर उठते देख जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, भाई जरूर होश में आएंगे, उनको आना ही होगा, हमारे लिए ना सही लेकिन लावण्या भाभी और उनके माँ पापा के लिए तो आना ही होगा, अपने माँ पापा के मौत का बदला लेने के लिए तो आना ही होगा। जिया की इस बात को सुन वीर में सर हिलाकर जिया के हाथ पर हाथ रख, जो कि जिया ने वीर के कंधे पर रखा था, उस पर हाथ रख कहता है, हाँ, राघव को उसके माँ पापा का बदला लेने के लिए तो आना ही होगा। वही दूसरी ओर एक बड़ी विला में गार्डन में माँ कुर्सी पर पाने पति के साथ बातें कर रही थी। वही कुछ दूरी पर एक 9 साल के करीब का लड़का हाथ में ब्रश लेकर पेंटिंग में रंग भर रहा था। वही उसके पीछे खूबसूरत पिंक कलर का फ्रॉक पहनकर खड़ी हुई लड़की लड़के को बार बार कह रही थी, राघव चलो ना मेरे साथ खेलने के लिए, चलो ना, उद्धरण चिन्ह। वही राघव जो कि वो छोटा 9 साल का बच्चा था अपनी पीछे खड़ी लड़की की बात सुन कहता है, लावण्या अभी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, हम बाद में खेलेंगे, अभी तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम खुद जाकर खेलो। वही लावण्या अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रख गुस्से से मुंह फुलाकर कहती है, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और इस पेंटिंग को भी खराब कर दूंगी, फिर देख लेना। राघव लावण्या की बात सुन कहता है, कुछ भी करो, लेकिन जब तक मैं इस पेंटिंग को पूरा न कर लेता तब तक मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए। राघव की बात सुन लावण्या कहती है, अच्छा ऐसी बात है। इतना कहने के साथ लावण्या वहीं पर रखी हुए पानी की बोतल उठाकर उसका टोपन खुलकर सारा पानी उस पेंटिंग पर फेंक देती है, जिस वजह से सारी पेंटिंग जो राघव बना रहा था वो खराब हो जाती है, जिसे देख राघव गुस्से में बोलने के साथ लावण्या को धक्का दे देता है, ये तुमने क्या किया पागल लड़की। राघव के धक्का देने की वजह से लावण्या खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिरने के साथ उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से लावण्या रोने लगती है। रोते हुए ही राघव से लावण्या कहने लगती है, राघव तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मुझे मारा, जाओ मैं तुमसे अब कभी भी बातें नहीं करूंगी। लावण्या की रोने की आवाज़ सुन राघव उसके पास जाकर उसकी माफ़ी मांगने लगता है।
उसी के साथ राघव उसके चोट पर फूंक भी मारने लगता है, जिस वजह से लावण्या को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। वहीं उन दोनों के कुछ दूरी पर बैठे राघव के माता और पिता राघव को लावण्या को धक्का देते देख और लावण्या रोते देख जल्दी से उनके पास जाने लगते हैं। वहीं राघव की मां राघव और लावण्या के पास आ लावण्या को अपनी गोद में उठा राघव को डांटते हुए कहती है, राघव तुमने ये क्या आकर दिया? तुम लावण्या से बड़े होकर भी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राघव अपनी मां की दंत सुन कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना सर नीचे कर लेता है, जिस वजह राघव की मां उसको आगे कहती है, देखो तुम्हें वजह से मेरी बच्ची को कितनी चोट लगी है, चलो जल्दी से उसको सॉरी कहो। राघव अपनी मां की बात सुन लावण्या के आगे अपने दोनों कन पकड़कर सॉरी बोल देता है। उसी के साथ उसके आंखें भी नाम हो गई थी। वही लावण्या जो अब तक रो रही थी, राघव के मां के गोद में आते ही और राघव को डांट पड़ते देख खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही राघव अपनी नाम आंखों से साथ लावण्या को सॉरी कहता है, जिसे देख लावण्या को बुरा लगता है, क्योंकि वो राघव को रोते हुए नहीं देख सकती थी, जिस वजह लावण्या राघव के मां के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यारी सी आवाज में कहती है, आंटी जी इन सब में राघव की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी जो मैंने उसके पेंटिंग पर पानी डाल दिया था, जिस वजह से राघव ने मुझे धक्का दे दिया, सॉरी राघव। लावण्या को माफ़ी मंगाते देख राघव भी खुश हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। परंतु राघव की मां लावण्या को नीचे उतार राघव के पास खड़े कर उन दोनों से कहती है, मेरे दोनों बच्चों, बहुत समझदार हो तुम दोनों, ऐसे ही आगे से एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहना। फिर पहले लावण्या के सर पर उसके बाद राघव के सर पर किस करके राघव की मां कहती है, राघव बेटे अब तुम्हें आगे से ऐसी तरफ लावण्या और अपना ध्यान रखना होगा, अब मैं और तुम्हारे पापा जाते हैं। अपनी मां की बात सुन राघव अपना सर ऊपर करके अपनी मां को देखकर कहता है, मां आप और पापा कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्या? मुझे भी आपके साथ आना है। इतना कहने के साथ राघव की आंखें लाल हो जाती है। इस वक्त राघव को देख ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो दे। वही अपने बेटे की बात सुन राघव की मां कहती है, नहीं राघव तुम हम दोनों के साथ नहीं आ सकते, तुमको यही रहकर लावण्या के साथ खुश रहना होगा। इतना कहने के साथ राघव के मां और पापा उसके दूर जाने लगते हैं। वही राघव अपनी मां और पापा को दूर जाते देख भागकर उनके पास जाने लगता है। राघव भागे जा रहा था, वही राघव के मां और पापा दूर जाने के बाद गायब होने लगते हैं। राघव जो भाग ही रहा था कि तभी उसको अपने मां और पापा दोनों गायब होते हुए नजर आ जाते हैं। जब दोनों भी पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, राघव मां और पापा को हक मरते हुए जोर से चिल्लाने लगता है, मां पापा आप कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? राघव अभी नीचे अपने घुटनों पर बैठकर रो ही रहा था, तभी उसके कानों में लावण्या की आवाज़ आती है जो कह रही थी, राघव तुम कहाँ जा रहे हो मुझे अकेले छोड़कर? राघव मेरे पास जल्दी से आओ मुझे डर लग रहा है। इतना कहने के साथ लावण्या को रोने की आवाज़ राघव को आने लगती है, जिस वजह राघव पीछे मुड़ लावण्या को देखने लगता है जो कि रो रही थी, जिस वजह से राघव अपनी जगह से उठकर लावण्या के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लावण्या भी गायब होने लगी है, जिस वजह से राघव दौड़कर उसके पास जाने लगता है। वही लावण्या जो गायब हो रही थी अपने रुबासी आवाज में राघव से कहने लगती है, राघव तुम होश में आओ, राघव तुम वापस मेरे पास आ जाओ। वही राघव जो भागकर लावण्या के पास आ रहा था उसी के साथ लावण्या की आवाज़ सुन कह रहा था, मैं आ रहा हूँ लावण्या, तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इतना कहने के साथ राघव लावण्या के पास रहा था, लेकिन राघव लावण्या के पास पहुंचता तभी लावण्या भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जिसे देख राघव फुट फुट कर रोते हुए चिल्लाते जा रहा था, लावण्या लावण्या मैं आ रहा हूँ, तुम मत जाओ। वहीं दूसरी ओर वीर और जिया अभी राघव को हिम्मत देने लिए राघव को लावण्या और उसके माँ पापा की बातें बताते हुए जीने की उम्मीद रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र राघव के हाथ के उंगली पर जाती है जो अभी हिल रही थी, जिसे देख जिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राघव चिल्लाने के साथ कोमा से बाहर आ जाता है, लावण्या 38। वीर को पता चला जिया और राघव के असली रिश्ते के बारे में। अब आगे वीर और जिया जो अभी राघव को अपनी उंगली हिलाते हुए देख ही रहे थे, तभी राघव के मुंह से लावण्या का नाम सुन समझ जाते हैं कि राघव होश में आए गए हैं, जिसे देख दोनों भी राघव के पास उसका नाम लेकर पूछने लगे कि राघव अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो? राघव जो कि अभी एक सपना देख रहा था जिसमें वो अपने माँ पापा और लावण्या के साथ में था, लेकिन अचानक ही तीनों भी गायब हो गए, जिसकी वजह से राघव डर के साथ लावण्या का नाम ले रहा था, जिसके साथ ही राघव कोमा से बाहर आकर लावण्या का नाम लेता है। लेकिन कोमा से बाहर आने के साथ ही राघव के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, जिस वजह से उसका सेना ऊपर नीचे होने लगा था, जिसे देखकर वीर और जिया जो अभी खुश थे उनकी वो खुशी डर में बदल जाती है। राघव को ऐसे तड़पते देख वीर जल्दी से वहां पर राखी हुई इमरजेंसी बेल बजा देता है,
वही दूसरी और जिया राघव के रूम के बाहर दौड़ते हुए डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ, राघव भाई को कुछ हुआ है, चिल्लाने लगी थी। वही राघव के वार्ड के बाहर अर्जुन और समीर जी खड़े थे। जो जिया की आवाज़ समाये जी सुन घबरा कर उसके पास आने लगते हैं। वही अर्जुन राघव के रूम में चला जाता है। वही जिया की आवाज़ और वीर के इमरजेंसी सिंगल की वजह से कुछ डॉक्टर की टीम राघव के वार्ड रूम की तरफ ही दौड़ते हुए आने लगते हैं, जिसे देख वह खड़े सब बाजू हट डॉक्टर को जाने के लिए रास्ता खाली कर देते हैं। वही जिया भी डॉक्टर आते हुए देख उनके साथ ही दौड़ते हुए उनको कहती है, देखो न डॉक्टर भाई कोमा से बाहर ही थे कि तभी उनकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, आप जल्दी से देखो न मेरे भाई को। इतना कहने के साथ ही जिया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही जिया की बात समीर जी तो खुश होने के साथ दुखी भी जाते हैं। वही डॉक्टर जिया की बात सुन और भी जल्दी से राघव के रूम के अंदर जाते हैं। उसी के साथ एक नर्स जिया और समीर जी को अंदर आने से रोक देती है। वही अंदर जाते ही अर्जुन और वीर जो अंदर राघव के पास थे, डॉक्टर को देख दोनों बाजू हो जाते हैं। राघव फिर डॉक्टरों को क्या क्या हुआ वो बताने लगता है। वही डॉक्टर वीर की बात सुनाने के साथ राघव का चेकअप भी करने लगे थे। उसी के साथ राघव की हालत देख और हार्ट रेट तेजी से बढ़ते देख डॉक्टर एक इंजेक्शन राघव को दे देते हैं, जिस वजह से राघव की हार्ट रेटिंग नॉर्मल हो जाती है कुछ ही सेकंड में, जिसकी वजह से अर्जुन और वीर दोनों राहत की सांस लेते हैं। फिर अर्जुन आगे बढ़ के डॉक्टर को राघव के इस हालत के बारे में पूछता है, जिसे सुन डॉक्टर वीर और अर्जुन दोनों को कहते हैं, आप दोनों मेरे साथ बाहर चलो। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुन अर्जुन और वीर दोनों को अब डर लगने लगता है, लेकिन दोनों भी कुछ भी ना बोलते हुए डॉक्टर के पीछे जाते हैं। राघव के रूम के बाहर आते ही जिया और समीर जी डॉक्टर के पास आकर राघव के बारे में पूछने लगते हैं। वही जैसे ही डॉक्टर के पीछे अर्जुन और वीर बाहर आते हैं, वीर डॉक्टर की तरफ देख कहता है, डॉक्टर राघव को अभी होश आया था। उसी के साथ उसने लावण्या का नाम भी लिया, जिसे हैं दोनों यानी मैं और जिया ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। फिर भी राघव को अब क्या हुआ है, वो अब इस कंडीशन में क्यों है, सब ठीक तो है ना डॉक्टर। वीर की बात सुन वह खड़े सब लोग डर जाते हैं शिवाय डॉक्टर के। अब तक डॉक्टर वीर की आप सुन हंसते हुए कहता है, आप सबको अब डरने की कोई बात नहीं है। राघव अब कोमा से बाहर आ गया है। उनका दिल की धड़कन बढ़ाना ये तो आम बात है किसी भी कोमा के पेशेंट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है हर कोमा पेशेंट के साथ जब वह कोमा से बाहर आता है। आप सब चिंता मत करो, राघव अब कभी भी बाहर आ सकता है। आप सिर्फ अब कुछ देर आराम करो, मैं अपनी एक नर्स को यहाँ रखता हूँ। जैसे ही राघव होश में आ जाएगा वो आपको बता देगी। जो लोग अभी काफ़ी डरे हुए थे राघव के इस हालत को लेकर, लेकिन डॉक्टर को ऐसे हंसते देख सभी लोग पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की पूरी बात सुन सब लोग खुश होकर एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। वही सब अभी एक दूसरे के गले मिल ही रहे थे कि वीर जल्दी से वह से दौड़ते हुए जाने लगता है, जिसे देख जिया कहती कंफ्यूज होकर समीर जी से कहती है, अंकल अब इसे क्या हो गया, इस तरह क्यों दौड़ते हुए जा रहा है। वही वीर को पागलों की तरह दौड़ते देख समीर जी समझ जाते हैं कि वो क्यों दौड़ रहा है। समीर जी जिया की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, वो अभी होने बहन और माँ के पास जा रहा है इस खुशखबरी को बताने के लिए। वही लावण्या जो कि अभी भी गणेश की सामने बैठी थी, जिसने 2 दिनों से कुछ भी ना खाया था और ना ही कुछ पिया था, जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसकी आंखें बार बार बंद हुए जा रही थी, लेकिन लावण्या अपनी पूरी जान लगाकर उसको खुला रखने की कोशिश कर रही थी। लावण्या को अभी डर था कि अगर उसकी आंखें बंद हो गई तो वो राघव को कोमा से बाहर आते हुए नहीं देख पाएगी, जिस वजह लावण्या अपनी पूरी जान देव पर लगाकर जाग रही थी। वैसे भी लावण्या अपने राघव की आवाज़ सुनने के लिए उसका होश में आने का, कोमा से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे राघव के मुंह से अपना नाम सुन लावण्या, जिसे सुनते ही लावण्या अपनी उसी खराब हालत में खड़े होने का प्रयास करते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, मेरा राघव, मेरा राघव, वो मुझे बुला रहा है, उसने मुझे हाक मारी, जिसकी आवाज़ सिर्फ लावण्या के अलावा कोई सुन भी नहीं सकता था, क्योंकि लावण्या के अंदर इतनी जान ही नहीं थी कि। वही सुधा जी जो कि अभी लावण्या को देखे जा रही थी, सुधा जी की भी हालत खराब थी, लेकिन लावण्या जितनी नहीं, क्योंकि समीर जी ने उनको कभी अपना वास्ता देकर तो कभी अपने बच्चों का वास्ता देकर कुछ ना कुछ खिला दिया था। वही सुधा जी जो अभी लावण्या को देखकर पाने आंखों से आंसू बहा रही थी, लावण्या को इस तरफ उठते देख और कुछ बड़बड़ाते देख जल्दी से उसके पास जा उसको संभालने ही वाली थी कि लावण्या जो अपनी जगह से कुछ उठी ही थी कि एकदम से अपनी जगह ही गिर जाती है, जिसे देख सुधा जी जल्दी से उसके पास जा उसको अपनी गोद में उठा डॉक्टर को चिल्लाने के साथ बुलाने लगी, लावण्या मेरी बच्ची होश में आओ, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ। वही वीर जो अभी दौड़ते हुए राघव के बारे में खुशखबरी सुनाने के लिए लावण्या के पास ही आ रहा था कि
अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुन जल्दी से उनके पास जा अपने सामने का नज़ारा देखता है। वीर जल्दी से सुधा जी और लावण्या के पास जा लावण्या को अपनी गोद में उठा डॉक्टर के पास जाते हुए कहने लगता है, लावण्या उठो यार, देख राघव जीजू को भी होश आ गया है, उन्होंने तुमको बुलाया है, तुम जल्दी से उठो। इतना कहने के साथ वीर उसको लेकर जाने लगता है। वही सुधा जी वीर की बात सुन असमंजस में पड़ जाती है कि वीर क्या सच कह रहा है, राघव को होश आ गया। लेकिन सुधा जी अभी राघव से कुछ भी नहीं पूछती, वो सिर्फ वीर के पीछे पीछे जाने लगाती है जो लावण्या को उठाकर ले जा रहा था। वही कुछ वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर लेकर वीर के आगे आ जाते हैं, जिसे देख वीर लावण्या को स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड को लावण्या को लेकर जाने का इशारा कर देता है। वही वार्ड बॉय भी लावण्या को ले जाते हैं। कुछ देर बाद सुधा जी लावण्या के पास ही सो गई थी, लावण्या के वार्ड रूम में, क्योंकि सुधा जी ने भी 2 दिनों से अच्छे से नहीं खाया था, जिस वजह राघव का कोमा में आने की न्यूज़ सुनकर समीर जी ने सुधा जी को भेज दिया था रेस्ट करने के लिए जब तक राघव होश में नहीं आ जाता। वही हॉस्पिटल के कैंटीन में समीर जी, वीर, जिया और अर्जुन चारों बैठकर राघव के बारे में ही बातें कर रहे थे। जिया अर्जुन से कहती है, भाई मैंने गलती से अति उत्साह में राघव भाई को उनके सामने ही भाई कहा था कोर्ट रूम में, उस समय तो उनका ध्यान मैंने कैसे तो करके भटका दिया था, लेकिन अब अगर उन्होंने मुझे कुछ पूछा तो हम क्या करेंगे। जिया की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम्हारी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी बात है। अर्जुन की बात सुन सब उसकी और अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। सबकी नज़र अपनी ऊपर महसूस कर अर्जुन आगे कहता है, पापा को सब पता चल गया है राघव के बारे में। जिस पर समीर जी कहते हैं, फिर क्या कहा मिस्टर मेहता ने। अर्जुन आगे कहता है, पापा कहना है कि राघव के इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर देशपांडे के दुश्मनों का हाथ हो सकता है। समीर जी अर्जुन की बात सुन चौंक जाते हैं। वो आगे अर्जुन से कहते हैं, लेकिन प्रताप के दुश्मनों को राघव के बारे में कैसे पता चल सकता है, क्योंकि जब प्रताप और भाभी मारे गए थे तब हमने ही राघव के उम्र के ही एक बच्चे की लाश को उनके साथ ही जलाया था, जिससे सबको ऐसा लगे कि मिस्टर प्रताप देशपांडे के डेथ के साथ उनकी पत्नी और बेटा दोनों मारे गए हैं। उसके बाद मिस्टर मेहता ने ही राघव को मेरे हाथों में सौंप दिया था और खुद इंडिया छोड़ रशिया चले गए थे, जिस वजह से प्रताप के सारे दुश्मन भी उनके पीछे ही चले गए। उसके बाद से राघव मेरे पास अब तक सेफ है। फिर तुम अब कैसे कह सकते हो कि राघव का एक्सीडेंट बाई चांस नहीं हुआ था, बल्कि उस पर हमला हुआ है। अर्जुन जवाब देते हुए कहता है कि मैं ऐसा तरह बात कह रहा हूँ क्योंकि पापा कुछ दिनों पहले राघव को देखने के लिए और कुछ कामों की वजह से दिल्ली आए थे, जिसके बाद ही राघव पर एक के बाद एक हमले होने लगे हैं, जिस वजह से पापा के कहने पर मैंने और वीर ने अपने अपने आदमी राघव के उस एक्सीडेंट के पीछे का सच जानने ले लिए भेज दिए हैं। उसी के साथ पाप ने भी अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। अर्जुन की बात सुन समीर जी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और आगे कहते हैं, मिस्टर मेहता यहाँ आए थे और तुम में से किसी ने भी मुझे बताया नहीं। इतना कहने के साथ समीर जी अपने बेटे वीर की तरफ देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि क्या तुमको इसके बारे में पता था। वीर भी समीर जी की आंखें खुद पर देख समझ जाता है कि उसके पाप क्या कहना चाहते हैं, जिसे समझकर वीर ना में सर हिलाकर कहता है, नहीं पापा, मुझे तो मिस्टर मेहता के बारे में अभी पता चला है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मिस्टर मेहता, अर्जुन और जिया का राघव के साथ क्या रिश्ता है, ये भी पता नहीं था। कुछ दिन पहले जब मैं राघव को मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहा था, तभी मैंने जिया और अर्जुन की बातें सुनाई दी थी, जिसमें जिया अर्जुन से कह रही थी। इस तरह वीर अपने पापा को सब बताने लगता है, कैसे उसने अर्जुन और जिया की बात सुनी, जिसमें दोनों मिस्टर मेहता और राघव के बारे में और उनके रिश्ते के बारे में कह रहे थे। फ्लैशबैक वीर लावण्या ने दिखाए हुए पिक्स और वीडियोज़ को लेकर काफ़ी परेशान था। वीर को अभी भी उन सब वीडियोज़ और पिक्स पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिसमें राघव काफ़ी सारे लड़कियों के फिजिकल रिलेशन बना रहा था। वीर राघव से मिलकर ही इन सब के पीछे क्या सच है उसका पता लगाना चाहता था, जिस वजह से वीर राघव को मिलने के लिए हॉस्पिटल काशी में गया था। वीर राघव को मिलने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसको जिया और अर्जुन की बातें सुनाई दी थी, जो कि जिया के रूम में बैठकर कर रहे थे। जिया का कमरा तब राघव के रूम के पास ही था। जिया राघव से कह रही थी कि भाई राघव भाई अब कैसे है, हमारे पापा राघव भाई से मिलने आए थे, तब उन्होंने भाई को उनके अतीत के बारे में कुछ बताया या नहीं। जिस पर अर्जुन जिया को कहता है, अभी टाइम नहीं आया राघव को सब सच बताने का, और हाँ राघव अभी पूरी तरह से ठीक है। अर्जुन की बात सुन जिया नाराज होते हुए अपना मुंह फुलाकर कहती है, क्या भाई आप सब कब बताओगे राघव भाई को सब सच, उन्हें कब पता चलेगा कि उनके पिताजी द प्रताप देशपांडे कौन थे। जिस पर अर्जुन जिया को कुछ समझाते हुए कह रहा था, उसी के साथ जिया की नाराजगी भी दूर कर रहा था। लेकिन उन दोनों की इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई अनजान व्यक्ति उन दोनों की बातें सुन रहा है।
वीर जिया के मुंह से राघव के पिता का असली नाम लेते देख चौंक गया था। वीर मन ही मन कहता है, यह मिस्टर अर्जुन और राघव की ऑफिस की कलीग को राघव के पिता के बारे में कैसे मालूम है? और हाँ, ये लड़की तो राघव के साथ ही काम करती है ना? फिर यह मिस्टर अर्जुन को और राघव को भाई क्यों बोल रही है? वीर अभी यही सोच रहा था कि तभी उसको जिया की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जिसमें जिया कहती है कि भाई, मुझे अब और नहीं रहा जाता। मैं राघव को भाई को सब सच बताने वाली हूँ। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही हूँ। इतना कहने के साथ जिया रोने लगी थी। वही वीर तो शौक में चला गया था। वीर मन ही मन कहने लगता है, प्यार? राघव इस लड़की से प्यार करता था? और कब? यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये दोनों क्या बोल रही है? ये लड़की राघव से प्यार करती है और राघव भी इस लड़की से प्यार करता था। मतलब लावण्या सच कह रही है, या मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है? मैं जाकर ही सीधे इन दोनों से पूछ लूँ। फिर खुद के ही सर पर चपटा मारते हुए वीर कहता है, नहीं नहीं वीर, तुमने सुना नहीं, वो राघव को भाई बोल रहे हैं। इनमें फिर वो वाला रिश्ता कैसे हो सकता है? अब चुपचाप रहो और दोनों की पूरी बात सुन लो। फिर वीर दोनों की बातें आगे सुनाने लगता है। जिया खुद को संभालते हुए आगे कहती है, भाई आपको को पता है, जब हमारी माँ चली गई थी तब राघव भाई ने सबसे ज़्यादा मुझे संभाला था। तब तो आप मुझसे बहुत दूर थे, लेकिन राघव भाई ही एक ऐसी व्यक्ति थी जो हमेशा मेरे साथ थी। मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, राघव भाई वो चीज़ मेरे मांगने से पहले ला कर दे देते थे। उन्होंने मेरी एक माँ के जैसे ख्याल रखा तब, और आज आप देखो ना, वो मुझे पहचान भी नहीं रहे। इतना कहकर जिया फिर अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी थी, जिसकी वजह अर्जुन उसको गले लगाकर सांत्वना दे रहा था। वही वीर जो दोनों की बातें सुन रहा था। तभी वीर को किसी के आने का एहसास होता है, जिस वजह से वीर जल्दी से राघव के वार्ड रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन जाते जाते ही इन दोनों का और राघव के रिश्ते का सेक्स पता करने का मन ही मन ठान लेता है। कुछ देर तक राघव को मिलने के बाद और उसके बाद जो पुलिस राघव को पकड़ने के लिए आए थे उनसे पीछा छुड़ाने के बाद वीर वह से चला जाता है। लेकिन जाते समय अपने मन में काफ़ी कुछ सवाल लेकर गया था। उनमें से ही कुछ सवालों के जवाब का सवाल वीर को उसके सामने दिखा, जो कि जिया के रूप में। वीर जब हॉस्पिटल से बाहर आया था, जिया हॉस्पिटल की तरफ ही आ रही थी, जिसे देख वीर तुरंत उसके पास जा उसके सामने खड़े हो जाता है। वही जिया जो कि अपने ही ख्यालों में खो आगे आगे जा रही थी, अचानक किसी अनजान को अपने समाने आते देख डर जाती है। लेकिन अपने सामने मिस्टर वीर कपूर को देख जिया का डर कुछ कम हो जाता है। जिया वीर को देख कहती है, ओ मिस्टर वीर, आप यहाँ राघव से मिलने आए थे? वीर जिया का जवाब सुन अपने ही आवाज़ में रॉयल अंदाज में कहता है, हाँ मिस, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया हूँ। मिस जिया मेहता मेरा नाम। जिया उसी रॉयल अंदाज में वीर को जवाब देती है, जिसे देख वीर उसी गेस्टर में आगे कहता है, तो मिस जिया मैं राघव से मिलकर अभी अभी आया हूँ, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ काम था, सो प्लीज़ कैन यू कम विथ मी इन कैफ़े। वीर की बात सुन जिया को कुछ तो अलग लग रहा था। जिया मन ही मन कहती है, जिया बेबी, दाल में ज़रूर कुछ काला है। ये वीर का बच्चा खुद आगे चलकर तुमको कैफ़े में चलने के लिए पूछ रहा है। वेट जिया, ये वीर का बच्चा तुम डेट के लिए तो नहीं पूछ रहा है ना? हाँ ऐसा ही है। जिया मन ही मन अपने ख्याल बनाकर वीर को जवाब देती है, सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त के पास जाना है, उसको मेडिसिन और कुछ खिलाना होगा। इतना कहने के साथ वीर के बाजू से जिया आगे जाने लगती है, जिसे देख वीर जिया को रोकते हुए कहता है, मिस जिया मेहता, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए नज़ और हम उसका परिवार है। आपको एंटी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप तो पराए हैं। वीर की बात सुन जिया गुस्से से बाहर जाती है। जिया मन ही मन वीर को गालियाँ देते हुए कहती है, ये वीर का बच्चा ऐसे कैसे कह सकता है, मैं और राघव पराया है? ऐसे तो अब मैं बताती कौन राघव की फैमिली है और कौन पराए। आगे जिया वीर की तरफ उंगली करते हुए कहती है, मिस्टर वीर, आप तो इस फैमिली का बातक तो बंद ही कीजिए। एक आपकी बहन मिसेस लावण्या कपूर जो कि पाने पति को पति ही नहीं मानती। इतना ही नहीं, घर तो घर, पब्लिक प्लेस में भी राघव को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं करती। आप इतना ही फैमिली का नारा लगा रहे हो ना? फिर कहाँ है राघव की फैमिली? कहाँ है वो सब? जब राघव 2 दिनों से हॉस्पिटल में है तब तो कोई भी मिलने के लिए नहीं आया राघव से, और आज तुम आए हो, किस लिए आए हो ये भी पता नहीं। सच में राघव के केयर के खातिर आए हो या आप भी अपनी फैमिली की तरह ही यहाँ भी राघव को जलील करने के लिए आए थे? जिया की यह बात सुन वीर को अब गुस्सा और शर्म उसी के साथ गिल्ट भी आ रहा था, लेकिन तब भी वीर अपनी बाजू मजबूत दिखने के लिए, या आप कह सकते हो मेल ईगो के लिए, वीर गुस्से से अपनी भी उंगली आगे कर जिया को कुछ बोलने ही वाला होता है कि
जिया उसकी उंगली पकड़ आगे कहती है, मिस्टर कपूर, पहले खुद को ये बात साबित करो कि कपूर फैमिली राघव की फैमिली है और उसी तरफ राघव का ख्याल भी रखती है। फिर मेरे पास आना कौन पराया है और कौन नहीं, ये बताने के लिए। इतना कहने के साथ जिया जाने लगती है। लेकिन वीर की बात सुन जिया अपने ही जगह पर शंकर खड़ी हो जाती है। उसी के साथ जिया के माथे से पसीना भी बहने लगता है। 44 जिया ने चलाई गोली वीर पर। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। तारांकन। जिया। वीर की बात सुन खबर आ गई थी। जिया की पीठ वीर की तरफ थी, जिस वजह से जिया का घबरा हुआ चेहरा वीर को नाज नहीं आया। जिया को लगा वीर को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। जिया को इस बात का डर नहीं था कि वीर उसका कुछ बिगाड़ेगा। इसके अलग जिया को इस बात की चिंता थी कि उनके छुपे हुए दुश्मनों को इस बात का पता चल गया कि राघव और देशपांडे परिवार का क्या रिश्ता है, तो राघव के जान को खतरा हो सकता था। जिस वजह से जिया खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर वीर को उसी अंदाज में कहती है, तुमने अभी क्या कह रहे थे? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। वीर। जिया के आंखों में डर को पहले ही समझ गया। लेकिन जिया को अभी भी इस तरह बातें करते देख वीर है पड़ता है। जिसे समझ वीर फिर से अपना सवाल दौड़ता है, तुम मिस्टर अर्जुन की बहन हो ना? उसी के साथ राघव की भी, और तुम राघव को बचपन से जानती हो। मैंने सही कहा ना? जिसे सुन जिया हंसते हुए कहती है, नहीं तो मिस्टर कपूर, मैं तो सिर्फ एक आम एम्प्लॉई हूँ जो आरडी ग्रुप में काम करती है। मैं मेरे बॉस यानी मिस्टर अर्जुन की कोई बहन होती तो ऐसे आम एम्प्लॉई की तरह काम क्यों करती? जिया ने दिमाग से वीर को जवाब दिया था। जिसे सुन वीर भी जिया की चालाकी पर एडमायर करता है। लेकिन वीर को सच तो जानना था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था अपनी बात को प्रूव करने के लिए। वीर अभी इसी कश्मकश में था कि किस तरह जिया के मुंह से सब बाहर निकाले। तभी वीर को कुछ याद आता है, जिसे याद करके वीर जिया की तरफ डेविल स्माइल पास कर देता है। जिया भी वीर की इस स्माइल को देख इतना तो समझ जाती है कि उसके ऊपर अब कोई बम फूटने वाला है। जिस वजह से जिया सिर्फ उसी बम की राह देखते हुए वीर को आगे बोलने की प्रतीक्षा करने लगी। फिर वीर आगे कहता है, मुझे मालूम हुआ है कि तुम और मिस्टर अर्जुन भाई बहन हो और तुम्हारे पिता है जिन्हें मिस्टर मेहता के नाम से जाना जाता है। जिया तो वीर की बात सुन तो शौक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर को ये सब बातें कैसे पता चल गई। जिया मन ही मन कहती है, मुझे वीर से सब कुछ जानना पड़ेगा कि यह बातें और किस किस को पता है। ऐसा ना हो कि इन सब की वजह से 15 साल पुराना राज सब के सामने आ जाए और हमारे दुश्मन यह आकर राघव भाई को कुछ करे। जिस वजह जिया वीर को किसी प्राइवेट जगह ले जाकर किडनैप करने की सोचने लगी। इस बात से अनजान की अपने समाने वाली लड़की उसे किडनैप करने की सोच रही है। वीर अपने ही बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जितना मुझे याद आ रहा है, कहीं वो मिस्टर मेहता वही मिस्टर मेहता तो नहीं जो वीर देशपांडे का पूरा नाम ले पता उसके पहले ही जिया ने घबराकर आगे बढ़कर वीर को खींचते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाने लगी। वही वीर जो अभी अपनी बात बता ही रहा था कि जिया के ऐसे खींचने की वजह से उसका तौल जाते जाते रह गया, जिस वजह से वीर गिर भी सकता था। लेकिन जिया को ऐसे ले जाते देख वीर को अपने बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि जिया के पापा जिसे मेहता कहकर बुला रहे थे वो और कोई नहीं, राघव के बटलर काका मेहता अंकल जो कि देशपांडे परिवार के बटलर थे, वही ही है। फिर वीर पानी सोच में घूम हो जाता है। जब वीर हॉस्पिटल में जिया और अर्जुन की बातें चुपकर सुन रहा था, तब किसी की आने की वजह से राघव वह से भाग जाता है। लेकिन जाने से अर्जुन जिया को बता रहा था कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों भाई बहन हैं। और हाँ, उसी के साथ आज से बंद कमरे में भी तुम कभी इस बात का जिक्र मत करना कि हमारे पापा मिस्टर मेहता है। नहीं तो अगर गलती से भी यह बात किसी द्वारा हमारे दुश्मनों तक चली गई तो राघव के जान पर खतरा आ सकता है। अर्जुन इस बात से अनजान कि वीर उन दोनों की बातें सुन रहा है। जिया को सब बताए जा रहा था, लेकिन गलती से या लक से कहो यही बात वीर ने जाते समय सुन ली थी। वीर ने जब सुना कि मिस्टर मेहता की वजह से राघव के जान को खतरा हो सकता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर मेहता और राघव में क्या रिश्ता है, और जिया राघव को भाई क्यों कह रही थी। उसी के साथ वीर इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आरडी ग्रुप का सीईओ अर्जुन मेहता राघव की इतनी केयर क्यों कर रहा है। क्यों मिस्टर अर्जुन ने राघव जैसे एक आम एम्प्लॉय के लिए उनके खुद के हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वीर अभी यही सोचे जा रहा था कि उसको एक बात याद आती है जो समीर जी यानी वीर के पापा ने उससे कही थी, जब वीर देशपांडे परिवार और कपूर परिवार की पूर्ण तस्वीर देख रहे थे। वीर जो कि अपने और राघव के फैमिली के एक साथ के फोटो देख रहा था, तभी एक फोटो में राघव को उठाए एक 30 साल का हैंडसम आदमी खड़ा था, जो कि वीर को याद नहीं आ रहा था वो कौन है। लेकिन वीर यह बात अच्छे से जानता था कि वो देशपांडे फैमिली में से नहीं है, जिसे वजह से वीर अपने पापा से उस आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर समीर जी उस फोटो को देख कहते हैं कि यह मिस्टर मेहता है, तुम्हारे अंकल राघव के पिता मिस्टर प्रताप देशपांडे के सबसे अच्छे दोस्त और उनके बटलर।
जो कि हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, उनके फैमिली के साथ। वीर को ये बात याद आते ही वीर को शक हो जाता है कि क्या जिया और मिस्टर अर्जुन उसी बटलर यानी मिस्टर मेहता के बेटे तो नहीं है ना? क्या जिया के पापा ही मिस्टर मेहता यानी राघव के पापा के बटलर मेहता अंकल है? यही बात सोचकर वीर ने अपनी बात जिया के आगे रख दी थी। लेकिन वीर को जिया के इस रिएक्शन का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। वही वीर इस बात से भी शॉक्ड था कि उसके जैसे मस्कुलर आदमी को एक पतली लड़की इतनी आसानी से कैसे खींच सकती है। वही कुछ ही मिनट में जिया वीर को हाथों से पकड़ते हुए हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरे में आ गई, जो कि अर्जुन और जिया के लिए ही बनाया गया था। वो कमरा अंदर से बहुत ही आलीशान था। वीर कमरे को चारों तरफ से देखकर इम्प्रेस हो रहा था। वही जिया वीर को अपनी कातिल नज़रों से घूरे जा रही थी, जिसे भांपकर वीर उसकी तरफ देखने लगता है। जिया जो वीर को देखे जा रही थी, अपने आवाज़ में खतरनाक ऑरा लेकर वीर से सवाल करती है, तुमको ये कैसे पता कि मिस्टर मेहता कौन है? और हाँ, ये बात और किस किस को पता है? जिया के आवाज़ में ये बदल देख और उसके खतरनाक ऑरा की वजह उस रूम का टेम्परेचर भी गर्म हो गया था आग के चलते ही, जिसे वीर आसानी से भाप गया था। लेकिन डरा नहीं। वीर को अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, जो कि कब से उसके मन में घर बनाते जा रहे थे, जिस वजह से वीर जिया की बात को इग्नोर करके अपना सवाल जिया के ऊपर दाग देता है। वीर जिया से कहता है, मुझे यह बातों कि क्या तुम सच में मेहता अंकल की बेटी हो? क्या सच में जो मैं सोच रहा हूँ वो सब सच है? वीर को अपने सवाल को इग्नोर कर खुद को सवाल करते देख जिया का पारा चढ़ जाता है, जिस वजह जिया जल्दी से अपने कमर के पीछे छुपाई हुए बंदूक निकल वीर के ऊपर तानकर फिर से अपना सवाल करती है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं असल में कौन हूँ? मिस्टर मेहता कौन है? और कौन कौन इस बात को जानता है? और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो इस बंदूक के निकली हुई गोली सीधे तुम्हारी भेजे में चली जाएगी। जिया को बंदूक निकालते देख वीर को एक और शौक लग गया था, जिस वजह से वीर को अब सच में जिया से डर लगने लगा था। वही वीर अभी यही सोचा रहा था कि ये लड़की असल में कौन है? क्या सच में यह वही छुही मुई छोटी सी गोलमटोर लड़की थी जो बचपन में हमारे घर राघव के साथ आती थी, या कोई और है? वीर अभी यही बात सोच रहा था, जिस वजह से वीर ने जिया की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वीर को ऐसे शांत खड़े देख जिया को रह न जाता और जिया वीर के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से जिया ने जो बंदूक पकड़ी थी उसमें से शट आवाज के साथ एक गोली निकली है छन करके। वही गोली सीधे वीर की तरफ जा कुछ खून की बूंदें जमीन पर गिरते हुए पीछे एक दीवार में जा लगती है। वही वीर बंदूक की आवाज़ सुन डर कर कुछ कदम पीछे हो जमीन पर गिर जाता है, धड़म। वही वीर की नज़र अपने आसपास पड़े खून पर जाती है, जिस वजह से वीर की डरावनी आवाज़ उस रूम में गूंजती है, आ चफौटी चुलबुली नाज। अब आगे। जिया ने जो गोली चलाई थी उसकी आवाज़ सुन और जमीन पर खून की बूंदें देख वीर कुछ कदम पीछे होकर नीचे गिर जाता है। वीर घबरा कर खुद को देखने लगता है। वीर मन से खूब घबरा गया था, क्योंकि उसे इतनी जल्दी नहीं मरना था, जिस वजह से वो गोली कहाँ लगी है उसे देखने लगता है। वीर देखता है कि वो गोली उसके के बाहों को छूकर निकल गई थी, जिस वजह से उसके बाही पर एक छोटा सा काट लग गया था, जिससे खून रिसने लगा था। जिया ने बंदूक से गोली तो सिर्फ वीर को डरने के लिए चलाई थी, उसको वीर को मारने का कोई शौक नहीं था। लेकिन इस बात से अनजान गोली की आवाज़ सुन और जिया को खुद को गोली मारते देख वीर तुरंत घबरा कर कुछ कदम पीछे हो जाता है, जिस वजह से उसका टोल चला जाता है और वीर एक धड़म आवाज़ के साथ नीचे गिर गया था। वही गोली की आवाज़ उस रूम से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ था। वीर जो नीचे बैठ गोली लगने के दर्द से अपने हाथ के घाव को पकड़कर जिया को सब बता देता है कि कैसे उसने जिया और अर्जुन की बात छुपकर सुनी थी, कैसे उसे उन दोनों पर मिस्टर मेहता को लेकर शक हुआ। फिर मेरे वीर मन में जो सवाल थे उनका उत्तर ढूंढने के लिए किस तरह तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ तो बताकर कैफ़े में चलने के बोल दिया था। फिर उसके बाद का क्या हुआ उन सब के बारे में तुमको तो सब तुमको पता ही है। वीर की बात सुन जिया को अभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से जिया वीर के ऊपर वैसे ही बंदूक टांग कर उसको घूरे जा रही थी। वही वीर जो अपनी बात पूरी करके अपने चोट को देखे जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, गोली सिर्फ छूकर निकली थी, जिस वजह से घाव से नॉर्मल खून रस रहा था। जिया को अपने आप को फिर से ऐसा घूरते देख और फिर गोली का चलने के डर से वीर आगे कहता है, मेरी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे अलावा वह कोई भी नहीं था, और ना ही मैंने यह बात और किसी को बताई है। वीर ने यह बात इतने कॉन्फिडेंट के साथ कही थी, जिसे देख जिया को भी उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, जिस वजह से जिया तुरंत अपनी बंदूक अपने कमर के अंदर रख वही रूम में रखा हुआ मेडिकल किट लेकर वीर के घाव को साफ करने लगती है, जिसे देख वीर तो पहले जिया की खूबसूरती में खो जाता है, क्योंकि जिया अभी वीर के काफ़ी करीब थी। वीर के घाव को साफ करने के लिए जिया वीर के उस शर्ट को बही से पाड़ देती है,
जिस बात से अनजान वीर जिया में ही खोया हुआ था। जिया के बाल अभी बार बार उसके आंखों के आगे आ रहे थे, जिसे जिया बार बार पीछे कर रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। जिस क्यूटनेस में वीर बहता जा रहा था। वीर की धड़कन काफ़ी तेज बढ़ रही थी पल तो पल। वीर के घाव को अच्छे से साफ करके उस पर पट्टी लगने के बाद जिया वीर से दूर होकर उससे कहती है, अच्छा तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, खामखा एक गोली वास्ते करनी पड़ी मुझे। जिया इतना कहकर वो मेडिकल किट अपनी जगह रखने जाती है, लेकिन वीर को अपने बात का कोई जवाब ना देता देख जिया मेडिकल किट उसकी जगह रख वीर को देखने लगती है, जो कि उसे ही काफ़ी प्यार से निहारे जा रहा था, जिस वजह से जिया के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन जिया उस बात को साइड में रख वीर के पास जा उसके कमर पर एक चिमटी काट लेती है, जिस दर्द की वजह से वीर जिया के क्यूटनेस की माया जाल से बाहर आकर कहता है, ए माँ, कोई चींटी काटी रे। वीर को ऐसे दर्द से चिल्लाते देख जिया तो खुश होकर हंसाने लग जाती है, लेकिन उसके बाद कि वीर को चींटी बोलते देख जिया अपने नाक से कुड़कर कहती है, चींटी नहीं शेरनी ने काटा है। वीर जो कि अभी दर्द में बिलख ही रहा था, जिया की बात सुन उसकी तरफ प्रश्नार्थक मुंह से देखने लगता है, जिसे देख जिया फिर से वीर से वही बात करती है, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, खामखा एक गोली वास्ते करनी पड़ी मुझे। जिसे सुन वीर को लगता है कि उसके सामने कोई पागल लड़की खड़ी है जो अपनी बात मानाने के लिए किसी की भी जान ले सकती है, वह भी किसी भी तकलीफ के बिना। वीर जिया की बात सुनना में सर हिलाकर मासूमियत से कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझ पर गोली चला दोगी तो मैं पहले ही बता देता ना, मुझे क्या कोई शौक लगा है जो तुम्हारे जैसे किसी पागल लड़की के जानबूझकर गले लगवा लूं। वीर की इतनी मासूम भरी बात सुन जिया एक गिल्ट के साथ वीर की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख वीर डरकर पीछे जाने लगता है। वीर को ऐसे पीछे जाते देख जिया वीर से कहती है, ऐसे दूर क्यों जा रही हो, मैं क्या तुमको मार डालूंगी। वीर जो डरकर पीछे पीछे जा रहा था जिया से कहता है, हाँ फिर नहीं तो क्या, जो बच्ची बचपन में नटखट थी, जो मेरे लिए गोलमटोर जुहीमुही थी, अब वो इतनी खूबसूरत कातिल हसीना बन गई है कि बेन समाने वाले की बात सुने उस पर गोली चला देती है। वीर की बात सुन और खुद को खूबसूरत सुन जिया तो पहल शर्मा जाती है, उसी के साथ उस बचपन का नाम जो कि छुहीमुई रखा था, जिसे सुन जिया की आंखें नम हो जाती है बचपन के यादों के साथ। फिर जिया वीर की तरफ देख माफ़ी मांगते हुए कहती है, अच्छा तो फिर अपने उस छुहीमुही को माफ़ भी कर दो गोली चलने के लिए, मैं तो सिर्फ राघव भाई के सेफ्टी के लिए। जिया को ये तो पता था कि वीर राघव के लिए अपने जान से भी लड़ जाएगा, जो कि वीर ने पहले भी किया था जब वीर, राघव, लावण्या और जिया छोटे थे। उसी बात को याद आकर जिया वीर को सब सच बताने का तय कर लेती है, जिस वजह से जिया उससे यह बातें कह ही रही थी कि वीर उसकी बातों को काट। जो कदम जिया की डर से पीछे पीछे जा रहे थे उसी कदमों को आगे बढ़ाकर जिया को अपने बाहों में भर लेता है। इस अचानक हुए हादसे से जिया हड़बड़ा जाती है। फिर उसके साथ क्या हुआ है ये जान जिया खुद को वीर के गिरफ्त से छुड़ाने लगती है। जिया को खुद की बाहों से ऐसे छुड़ाने की कोशिश करते देख वीर उससे कहता है, क्या अब तुम अपने इस बदन तो भूल गई हो जो उसे गले भी लगाने नहीं दे रही हो। वीर की बात सुन जिया को याद आ जाता है कि वो बचपन में वीर को बंदर कहकर बुलाती थी। जिया की वो सब यादें उसके राघव भाई के साथ ही कई खो गई थी, जो उसे अब जाकर याद आ रहे हैं। जिया वीर की बात सुन जो ताकत वीर से अलग होने में लगा रही थी, अब उसी ताकत से वीर को भी गले लगाकर कहती है, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। इतना कह वीर को गले लगाकर ही रोने लगती है। वही वीर की भी आंखें उसके पहले प्यार को देख नम हो जाती है। हाँ, वीर का पहला प्यार जिया थी। जिस तरह लावण्या और राघव एक दूसरे के पीछे पागल थे तबई उन उतनी समझ नहीं थी, लेकिन लावण्या राघव को किसी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, उसी तरह जिया को भी वीर किसी भी दूसरे लड़कों के साथ नहीं देख सकता था। तब उन चारों को पाने उस इमोशन का इतना पता नहीं था, लेकिन जैसी जैसी सब बड़े होते गए सबको अपने अपने प्यार का एहसास होने लगा था। लेकिन इस कालचक्र ने ही ऐसा मोड़ लिया था कि सबको अपने प्यार से दूर होना पड़ा, फिर वो पैर करने वाले एक दूसरे के पास हो या फिर एक दूसरे के दूर। जिया और वीर कुछ देर तक ऐसे ही गले लगाकर रहते हैं। फिर कुछ समय बाद जिया खुद वीर से दूर हो वीर को सब बता देती है, लेकिन शॉर्ट में। जिया वीर से कहती है कि प्रताप अंकल के डेथ के बाद मुझे बता दिया था कि राघव भाई भी सू हमले में मारे गए थे, जिस वजह से मैं अमेरिका चली गई थी अपने भाई और माँ के पास। लेकिन 2 साल पहले मुझे राघव भाई जिंदा है ये पता चला, जिसके बाद मैं राघव भाई से मिलने के लिए और मुझसे ये सारी सच्चाई क्यों छुपाए, इन सब का पता लगाने के लिए मैं अमेरिका से सबसे छुपकर इंडिया भागकर आ गई। लेकिन मेरे पापा को मेरे इंडिया आने के बारे में पहले ही पता चला, जिस वजह से उन्होंने मेरे अर्जुन भाई को सब सच बता दिया। वही मेरा भाई जो कि काफ़ी सालों पहले ही इंडिया आ गया था और आरडी ग्रुप को संभाल रहा था।
उसी के साथ राघव भाई की रक्षा भी कर रहा था। उसने मुझे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया, जिसके बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया राघव भाई से मिलकर उनको सब बताने की, जो मैंने उनके मरने की झूठी न्यूज़ सुनकर क्या महसूस किया था। वो सब मुझे मेरे राघव भाई को बताना था, लेकिन पापा ने और अर्जुन भाई ने मुझे वह सब करने से रोका था। परंतु मेरी इस जिद को देखकर पापा के कहने पर अर्जुन भाई मुझे सब सच बता दिया कि किस तरह राघव भाई की सब याददाश्त चली गई उस एक्सीडेंट के बाद। कैसे प्रताप अंकल के दुश्मनों से राघव भाई को बचाने के लिए समीर अंकल ने दुनिया छुपकर उनको बड़ा किया। फिर भाई के कहने पर ही मेरे जिद को देख मुझे राघव भाई के पास रहने को मिले, एक बहन के रिश्ते के नाते, ना सही एक कलीग, एक फ्रेंड के रूप में, जिस वजह से मैंने आरडी ग्रुप में एक एम्प्लॉई की तरह रहना, काम करना चालू कर दिया था। जिसके बाद मैं हमेशा भाई के पास रहने लगी उनकी कलीग बनकर, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन खुश थी। जिया की बात सुन वीर समझ गया कि उस पर क्या बीती होगी और अब क्या बीत रही है। एक भाई अपने बहन के पास होकर भी वो बहन अपने भाई का प्यार नहीं पा सकती, जिसे महसूस कर वीर से कहता है कि मुझे एक बहन के दिल का दर्द तो महसूस नहीं हो सकता, लेकिन चिंता मत करो, राघव को जल्दी ही सब आ जाएगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक दोस्त के रिश्ते से तो वो तुम्हारे पास है। जिया वीर की बात सुन सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और अपने आंखों से आए हुए आंसू को पूछ देती है। फिर कुछ देर तक ऐसे ही उस रूम में शांतता रहती है, जिसे महसूस कर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन वीर उस शांतता को तोड़ आगे कहता है, जिया क्या कभी भी तुमको मुझसे, तुम्हारे इस बंदर से मिलने का मन नहीं किया था। वीर समझ नहीं पा रहा था कि फ्लो में उसने क्या बोल दिया है, लेकिन जिया उसकी हालत समझ पा रही थी, क्योंकि जिया ने भी वो दर्द महसूस किया है जो वीर ने किया है अपने प्यार को अपने आप से, खुद से दूर देखकर। इसी वजह से जिया आगे कहती है, क्यों करेगा मेरा मन, जब मैंने देखा कि मेरे भाई को तुम्हारी बहन, तुम्हारे परिवार वाले कैसे ट्रीट करते थे, मुझे वो सब नहीं पसंद आ रहा था, जिस वजह से मुझे तुम सबको मारने की, सबक सिखाने का मन करता था। लेकिन मैं मजबूर थी, जिस वजह से ना ही राघव भाई को कुछ बता सकती थी और ना ही कपूर परिवार को कुछ कर सकती थी। इतना कहकर जिया पाना मुंह वीर से फिर लेती है। जिया जब इंडिया आई थी उसके बाद राघव के साथ आरडी ग्रुप में काम करने लगी। तब जिया ने वीर से, कपूर फैमिली से मिलने की काफ़ी बार मन बना लिया था, लेकिन जब जिया ने राघव के साथ कपूर फैमिली में होने वाले हिंसा अत्याचार को सुना देखा, तब से जिया को पूरे कपूर फैमिली से नफरत होने लगी थी। वीर भी जिया की इस नफरत को वीर भी समझ जाता है, लेकिन वीर को सच पता था कि कौन कैसा था, जिस वजह से वीर जिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, मुझे मालूम है जिया तुमने क्या देगा होगा, लेकिन मैं एक बात सच बताता हूँ, मेरे फैमिली में यानी कपूर फैमिली में कोई भी राघव को नापसंद नहीं करता है। सिर्फ सबके मन में कुछ बातें हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, जिस वजह से सब अपने अपने हिसाब से राघव के साथ ऐसे रिएक्ट आते हैं। मैं भी सबके सामने राघव को कुछ भी भला बुला कहता हूँ, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सबके पीछे से जितना हो सके मैंने राघव का साथ दिया है, एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर। इतना कह वीर जिया के आंखों में देखने लगता है। वही जिया भी वीर के आंखों में ही देखे जा रहे थी, जहां उसे सिर्फ सच्चाई ही नजर आ रही थी, जिस वजह से जिया वीर को कुछ कहती नहीं। उसी के साथ जिया ने भी वीर को राघव के लिए भागते हुए देखा था। जिया को ऐसे शांत देख वीर जिया से आगे कहता है, अगर तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम राघव को पूछ सकती हो, वो तुम्हें सब सच बता देगा। और तब भी तुमको ट्रस्ट हो रहा है तो तुम जो लगे वो सजा मुझे दे सकती हो, मैं उसे कबूल जरूर करूंगी। वीर को इस तरह बातें करते देख जिया को मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वीर काफ़ी मासूम दिखा रहा था, जिस मासूमियत के प्यार में जिया पहले भी डूब गई थी और इस बात से अनजान अब भी डूबते जा रही है। जिया को कुछ ना कहते देख वीर जिया दे चेहरे के आगे हाथ फिरते हुए, जिया, जिया तुम सुन रही हो ना, जिया कहाँ खो गई हो तुम, इस तरह बातें कर रहा था। वही जिया भी वीर की आवाज़ सुन अपने होश में आती है। तब जिया देखती है कि वीर ने अब भी उसका हाथ पकड़ कर रखा है। तब जिया की नज़र अपने पहने हुए घड़ी पर जाती है, जिसे देख जिया एक झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाकर वीर से कहती है, तुम्हें सजा देनी है या नहीं यह मैं बाद में देखूंगी, अभी मुझे भाई के पास जाना है, उसे यह मैंने बनाई हुए दाल चावल भी खिलानी है। इतना कह जिया जल्दी से वहां से चली जाती है, जिसे देख वीर कुछ देर तक ऐसे ही जिया जहां से गई थी उसी तरफ देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वीर अपने आप को अपने सीने से लगाकर कहता है, आज बहुत दिनों बाद मेरी छुई मुई मेरे पास आई है, काश यह वक्त ऐसे ही रुका रहता। ऐसे कहने के साथ वीर वही हाथ अपने सीने पर रख कर सहला रहा था। वही वीर इस बात से अनजान कि जिया उसकी यह सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़ी रखकर सुन रही थी, जिस वजह से जिया का गाल और कान लाल होते जा रहे थे। फिर जिया अपने होश में आकर राघव के वार्ड में चली गई और वीर अपने रास्ते पर। फ्लैशबैक एंड। इस तरह वीर अपने पापा को सारी बातें बताता है। शिवाय जिया ने वीर पर गोली चलाई थी, इस बात को छोड़
वही वीर यह भी बता देता है कि उसने जिया और अर्जुन की मदद से ही राघव को उस पर लगे सारे आरोपों से बचाया है। वीर की बात सुन समीर जी कभी अर्जुन को तो कभी जिया को देखे जा रहे थे। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद समीर जी जिया के पास जा उसके सर पर हाथ रख कहते हैं, जिया मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। छोटी थी तो तब कितनी प्यारी मोटी बच्ची थी। ये लास्ट वाली लाइन समीर जी हंसकर कहते हैं, जिसे देख बाकी सब भी है देते हैं। वही जिया झूठा गुस्सा दिखाकर पाउट करके हुए बोलती है, अब मैं वो मोटी बच्ची नहीं रही, अब मैं काफ़ी स्लिम और डैशिंग बन गई हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ, ब्यूटी विद ब्रेन। इतना कह जिया अपना मुंह फिर लेती है। समीर जी जिया की बात सुन हंसकर हाँ में सर हिलाकर कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची, तुम अब ब्यूटी विद ब्रेन बन गई हो, एकदम तुम्हारी रिया चाची की तरह। राघव के माँ का नाम रिया है। पिछली कौन से चैप्टर में अगर मैंने राघव के माँ का नाम कुछ और लिया होगा तो ज़रूर बताना, हम वही उसे करेंगे। जिया समीर जी की बात सुन खुश हो जाती है, फिर अपनी जगह पर खड़े होकर टेबल से बाजू आ पहले तो समीर जी के पैर छू लेती है, फिर उनके गले लग कहती है, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ चाचा जी, अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो मुझे आपको वही चॉकलेट देनी होगी जो आप मुझे बचपन में देते थे। समीर जी जिया की बात सुन उसके सर पर से हाथ फिरते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, मैं आज ही वीर से कहकर उन चॉकलेटे को मंगवा देता हूँ। अब तो खुश। जिया खुश होकर हाँ में सर हिलाने लगती है। इसके बाद सब खुश होकर ऐसी तरह बातें करने लगते हैं कि तभी उस कैंटीन में बीचों बीच एक लड़की आ जाती है जो कि नस थी, जिसने नॉर्मल मेकअप और अपने पोनीटेल स्टाइल में बाल बनाए हुए थे, जिन बालों में एक गुलाब का फूल भी लगाया हुआ था, जिस वजह से वो लड़की मतलब नस काफ़ी क्यूट नजर आ रही थी, जिसे देख वह के काफ़ी सारे लड़के और आदमी उस लड़की के खूबसूरती पर मरे जा रहे थे। वही जिया और बाकी सब भी उस लड़की की आवाज़ सुन उस लड़की तरफ देखने लगती है। उस लड़की यानी नस की खूबसूरती को देख और बाकी सभी लड़कों को उस लड़की को घूरता देख जिया को मन ही मन जलन होने लगती है। तभी जिया की नज़र वीर के ऊपर जाती है जो कि अभी उसी नस के तरफ देख रही ही थी, जिसे देख जिया गुस्से से टेबल के नीचे से वीर के पैर पर जोर से अपना पैर मारती है, जिस वजह से वीर दर्द में चीखने के साथ अपने पैर को पकड़कर अपने कुर्सी पर से उठ जाता है, जिस वजह से कैंटीन में सबकी नज़र इस वक्त उस नस पर थी जो काफ़ी क्यूट लग रही थी। वीर की आवाज़ सुन सबके साथ वो नस भी वीर के तरफ देखने लगते हैं, जिसे वजह से वीर थोड़ा इम्प्रेस होकर जल्दी अपनी कह वापस बैठ तीनों को यानी जिया, अर्जुन और अपने पापा को घूरने लगता है। वही बानी सब फिर से वीर को इग्नोर कर उसी नस को देखने लगती है। नस भी सबको इग्नोर कर ऐप प्यारे अंदाज में सबके बीचों बीच खड़ी रहकर कहती है, आयो रामा, यहाँ मिस्टर अर्जुन कौन है जी, मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या। उस नस की बात सुन सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। वही अर्जुन भी उस नस लड़की के मुंह से अपना नाम सुन जल्दी से अपनी जगह खड़े होकर कहता है, मैं हूँ मिस्टर अर्जुन, कहो क्या बात है। अर्जुन की बात सुन वो लड़की अर्जुन के पास आ जाती है, फिर वह बैठे सबको देख आगे कहती है, आयो मिस्टर अर्जुन जी, वो क्या है ना, आपको मेरे बॉस यानी डॉक्टर दास बुला रहे हैं, इसलिए घोड़े के तेजी से मेरे साथ चलिए जी, बिना समय गवाए। इतना कहने के साथ बिना अर्जुन की कोई बात सुने वो नस अर्जुन के हाथ को पकड़कर वह से ले जाने लगती है, जिसे देख वह बैठे सारे लड़कों को जलन होने लगती है। वही जिया, वीर और समीर भी अर्जुन और उस नस के पीछे जाने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर दास ने क्यों बुलाया होगा अर्जुन को, कौन थी वो चुलबुली नस, क्या उसका भी कोई रिश्ता होगा राघव के साथ। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़िए मेरी चुलबुली कहानी द रेबल घर जमाए।